इस बार का ब्रेक इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब पिछली बार तो वो पूरी इंटेस्टाइन आती बाहर निकाल दी थी ना, तो उसकी वजह से रिकवरी टाइम ज़्यादा हो गया था। इस बार उसी कॉम्प्लिकेशन में था, लेकिन फिर भी भाई सर्जरी तो अब सर्जरी होती है जिसमें पूरा बेहोश किया जाता है। आई एम फिर से हो चुका हूँ बैक, और भाई सही में यार वैसे ये कह सकता हूँ पैसे वैसे भले ही ज़्यादा ना कमाए हो बाकी यूट्यूबर्स की तरह, लेकिन वो एक अपने पास वो वाली ऑडियंस नहीं है जो एक दिन टिकेगी उसके बाद तीसरे चौथे दिन फिर कहीं और निकल लेगी। जैसे आजकल देखा नहीं, मीम भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, सेलिब्रिटीज़ और जो सारे बड़े बड़े जो ओवरनाइट सेंसेशन होते हैं, बट हमारा तो काफ़ी स्लो वाला काम रहा है। तो उसके लिए आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपके विशेस के लिए, और ज़्यादा भी इसके बारे में घुसेंगे नहीं क्योंकि सब कुछ अब सेटल हो चुका है ऐसा लग रहा है। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बवासीर से। भाई सही में ये वो जो वर्ड है, वो जो मीम है, वो इस पे बिल्कुल फिट बैठा है। अगर ये हो रहा है भाई, मंडे नाइट रॉ के हमने कैसे अलग अलग लोगोज देख लिए थे, लेकिन ये कैसा लोगो है यार, ये तो मंडे नाइट रॉ को पूरा खींच दिया इन्होंने, क्या सिकुड़ दिया। नेटफ्लिक्स पे जब जाएगी तो ऐसा बता रहे हैं शायद ये लोगो हो सकता है। अब देखो अभी अभी मैं जस्ट दोबारा से अपने नॉर्मल शेड्यूल में आया, तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं कि इसका कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है फिर क्या है, लेकिन ये बहुत अलग अलग जगहों पर मैंने देखा तो है कि प्रमोशनल मटीरियल की तरह भी शायद इसको यूज़ कर रहे हैं। ये तो भाई बिल्कुल ही बकवास है। इससे पहले वाला फिर भी लगा दूंगा यहाँ पे मैं लोगो, जो पहला वाला रूमर था, पता नहीं किस वाले लोगो वाले आइडिया के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू जाएगी। लेकिन वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई कि तुम किस तरीके से शो को दिखा रहे हो। ऊपर से नेटफ्लिक्स तो ऑल अबाउट है ही उनकी डॉक्यूमेंट्री, उनका विजुअल प्रेजेंटेशन कैसी होती है, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान तो वैसे इनको रखना पड़ेगा। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के 551 आई थिंक एपिसोड नंबर है। और भाई कल स्मैकडाउन में मैं तो बता नहीं पाया, चेतन ने आके आपको बताया होगा, उसको भी एक्नॉलेज हमको करना ज़रूरी है। भाई देखो कितना बढ़िया तरीके से काम किया। मैंने तो पहले स्मैकडाउन का रिव्यू ही देखा, उसका भी आपके ही तरह अपने ही चैनल पे, उसके बाद मैंने रात को देखी स्मैकडाउन। लेकिन कल स्मैकडाउन में बहुत कुछ तगड़ा हुआ। जैसे भाई सबसे पहले भाई ये बात बताना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सोलो सिकोवा ने स्मैकडाउन के ख़त्म होने के बाद बैक स्टेज इंटरव्यू में पहले तो अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि ब्रॉन्सन रीड 5th मेंबर है, वो तो वैसे भी पता चल गया था। ऑफिशियली वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि सोलो सिकोवा ने बोला। और भाई सही में यहाँ पे इस वीडियो को देख के अब मैं बता सकता हूँ कि सोलो सिकोवा सच में लग रहा है उस स्टेटस का जैसे उससे दिखा रहे हैं। अब मैं आपको पूछूंगा नहीं, सिर्फ मतलब आपसे ओपिनियन नहीं लूंगा, सीधा आपके दिमाग में ओपिनियन घुसेड़ ही दूंगा ये, क्योंकि ये सच है। अब आप खुद पूछो अपने दिमाग से, क्या वैसा आपको लगता नहीं है कि रोमन रेंज की ब्लड लाइन को सैमी ज़ेन, जे उसो, जिमी उसो, इनको मिलके ये सोलो सिकोवा को और उसकी ब्लड लाइन का भूत उतारना चाहिए? अब ये वाली फीलिंग आपको आ रही है, मैं मान ही नहीं सकता किसी को नहीं आ रही है इस पॉइंट पे, स्पेशली ये लास्ट मैकडाउन में जो उन्होंने किया। तो यही डब्ल्यूडब्ल्यू का पर्पस था यहाँ पे दिखाना, सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को बिल्कुल वो ईविल वाली और रोमन रेंज को वैसे वाली, वो स्टोरी लाइन पे ये आ चुके हैं। तो बस यही डब्ल्यूडब्ल्यू का पर्पस था। आप इसे अगर सोलो सिकोवा आपको दमदार नहीं लग रहा ना, तो इसको उस टाइम से कनेक्ट करो जब हमको ये भी पता था कि रोमन रेंज हमेशा बच के भाग लेता है, निकल लेता है। कितने टाइम तक तो लोगों ने इस बात का रोना रोया था कि भाई रोमन रेंज सच में दमदार थोड़ी है, ये तो अपने चेले चपाटों की वजह से दमदार लगता है। तो क्या यही स्टेटमेंट अब सोलो सिकोवा पे नहीं लोग दे रहे, और क्या ये सिमिलर नहीं है? अब देखो बहुत सारे लोग मुझे बोलते भाई आपको तो रोमन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। सोचो अगर चलो आप ये भी मान रहे हो मेरे को सबसे ज्यादा रोमन रेंज ही पसंद है, जो कि है नहीं वैसे, वो टॉप 10 वाली मैंने लिस्ट बनाई है। तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो फिर अब सोच लो फिर क्या चल रहा है, ठीक है? तो अगर इस तरीके से लेना हो तो ले सकते हो। बाकी ऑफिशियली जो 5th मेंबर है वो अनाउंस हो चुका है, और अब यहाँ से मैं आपके दिमाग का भाजी पाला दही जो भी है सब कुछ करना स्टार्ट करूंगा आई थिंक अगले कुछ मिनट तक, जब तक मैं ब्लड लाइन की स्टोरी को कवर कर रहा हूँ। कल स्मैकडाउन में इतने सारे दरवाजे डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी लाइन के खोल दिए हैं कि आप सोचोगे भाई, जो हम ऑलरेडी कहते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना तो छोड़ो, बस थोड़ा उस स्टोरी लाइन पे आप टैप भी नहीं कर सकते, एक फिंगर भी नहीं रख सकते, कोई दूर दूर तक आइडिया ही नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये चीज क्लियर हो गई स्मैकडाउन की एंडिंग से कि रोमन रेंज और पॉल हेमन की रेसलमेनिया के बाद से क्या कभी बात ही नहीं हुई है। क्योंकि आपको याद होगा जब रोमन रेंज अब्सेंट थे तो उस टाइम पे पॉल हेमन आते थे और वो ऐसा कहते थे कि मेरी रोमन से बात हुई है, हमने करके ये कर लिया। फिर एक स्मैकडाउन के सेगमेंट में ये पता हमको चला था कि पॉल हेमन की तो अब तक रोमन रेंज से बात ही नहीं हुई, और उसके बाद अब जब हमने रोमन रेंज को वापस देखा तो तब पॉल हेमन गायब है। हमने ये भी नहीं सुना कि रोमन रेंज की कोई पॉल हेमन से बात भी हुई है। अब पूरे स्मैकडाउन में फोर्स किया कि भाई बात कर लो कर लो कर लो, लेकिन हुआ क्या, रोमन रेंज ने एंड में जब कॉल लगाया तो जो पॉल हेमन भाई साहब हैं हमारे कलाकार आदमी, उनका जो नंबर है वो सर्विस में ही नहीं है। तो क्या अब इससे पहले रोमन रेंज ने कभी कांटेक्ट ही नहीं किया? क्योंकि अगर कांटेक्ट किया होता तो नंबर तो रोमन रेंज का लग रहा होता, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही नहीं लग रहा। तो ये काफी रोमन रेंज और पॉल हेमन के रिश्तों को लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। वाह क्या बिल्कुल, एक तो मैंने न्यूज़पेपर वाली हेडलाइन मार दी है। अब इसके बाद ये भी है कि आपको वो भी याद होगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ से कंफ्यूज ही होते चलोगे अब आप, जो पॉल हेमन थे उनके पास
दो फोन हुआ करते थे, एक रॉक वाला और एक रोमन रेंस वाला, कॉल रोमन रेंस कॉल द रॉक, और एक फोन तोड़ दिया था सोलो सिकोवा ने पॉल हेमन का, और कह रहे हैं अब ये वही फोन टूटा है। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं, फिर हमारी स्पेकुलेशन अलग अलग लेवल पे पहुंच जाती है, चाहे हो रहा हो वैसा है नहीं, लेकिन ये लेजिट हो भी सकती है चीज़ कि रोमन रेंस वाला फ़ोन टूट गया था ना, तो उसके बाद से वो सिम सब खराब हो गया, और अब एक ही फ़ोन है पॉल हेमन के पास और उससे वो रॉक को कॉन्टैक्ट कर सकता है। देख रहे हो जैसे वेब सीरीज़ में होता है ना कि ये इस सीज़न के एंड में ये हुआ तो अब अगले सीज़न क्या होगा, वैसी वाली फीलिंग दे रहा है। और ऊपर से और हमारे कुछ और ट्विटर पे बहुत अच्छे अच्छे महारथी बैठे हैं, उनकी और अलग अलग बातें आई हैं। यहाँ पे इस यूज़र ने इस चीज़ को नोटिस किया कि जैसे ही टाइटन ट्रॉन पर सोलो सिकोवा आने लगता है, क्या ये चीज़ नोटिस करी कि सैमी ज़ेन ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल के फेंका। अब देखो, या तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि इतना घुस के क्या देख रहे हो, लेकिन अगर ब्लड लाइन की स्टोरी की हम बात करें तो उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमको लगता है कि ये तो नहीं होगा, मतलब इतनी छोटी चीज़ पर कौन ध्यान देता है, लेकिन एक्चुअल में वो देते हैं। अब इसी से समझ लो पॉल हेमन के बाल सफ़ेद हो जाते हैं जब रोमन रेंस नहीं आता तो अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से पिक करने की बात करी जाए तो सैमी ज़ेन ने फ़ोन निकाल के क्यों फेंका? क्या सैमी ज़ेन ने अपना फ़ोन वहाँ पे रख दिया कि रोमन को लगे कि भाई ये तो उसका फ़ोन है, या मतलब अब मुझे नहीं पता भाई, इसके 36 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी अजीब भी लग रहा है। बट अगर इसको सिंपल तरीके से देखना हो तो किसी एक बंदे ने यहाँ पे ये भी लिखा कि भैया वो पिटने पाटने मरने जा रहे हैं, इधर उधर मारने उड़ने जा रहे हैं, तो भैया फ़ोन अपना बंदा सेफ नहीं रखेगा। बट उसके बाद रोमन रेंस ने क्या उसको अपना फ़ोन समझ लिया, पता नहीं भाई, सिम चेंज कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके का लगा तो सही कि कुछ अटपटा सा तो ये है। और रोमन रेंस ने क्या उनका यूज़ तो नहीं कर लिया सैमी ज़ेन का, यहाँ पे ऐसा तो नहीं दिखाना चाह रहा कि वो रोमन रेंस को अलग ट्रैप में डालना चाह रहा हो। पॉल हेमन भी साथ नहीं है रोमन रेंस के, तो इतने सारे अलग अलग एंगल है, मुझे नहीं पता मैंने किस और ज़्यादा पता ही है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन आप ये समझ सकते हो यहाँ से कि ये स्टोरी लाइन के अंदर कुछ भी हो सकता है, यहाँ से वो टर्न हो सकता है जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड ना हो। कभी कभी तुमको ऑब्वियस लगता है कि चलो जैसे ये था ब्लड लाइन बनेगी या अगेंस्ट आएंगे फिर पूरा ऐसा फॉर्म होगा, वो सब हमने प्रेडिक्ट कर लिया था। अब यहाँ से जो होगा मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा ईजी होने वाला है। उसके बाद आप ये ब्रॉन्सन रीड, इससे पहले मैंने ब्रॉन्सन तो नहीं बोल दिया, ब्रॉन्सन रीड का आप ट्वीट देख सकते हो, कहते हैं मैंने तो भैया बोला ही था मैं स्पॉटलाइट के लिए आऊँगा, रॉ में आऊँगा, स्मैकडाउन में आऊँगा, मैं सब कुछ लेना चाहता हूँ, एक्नॉलेज भी करता हूँ मैं सोलो सिकोवा को। फिर वहाँ पे उन्होंने FAKASI लिखा, मेरे को समझ नहीं आया भाई, मैंने थोड़ा इसको देखा तो पता चला कि जिस लीनियज से ब्रॉन्सन रीड भी आते हैं वो कहीं ना कहीं क्लेम कर सकते हैं कि वो समवन डायनेस्टी से हैं। वो पता नहीं क्या है इतना ज़्यादा डिटेल, मतलब दूर का भाई चाचा, समझ रहे हो उस तरीके के रिश्ते की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे ब्रॉन्सन रीड लगते भी हैं, अभी वो खड़े भी थे तो पूरी ब्लड लाइन ऐसे लग रही थी कि ब्रॉन्सन रीड तो इसी के लिए बनाई। इवन जेकब फाटू के सामने जब खड़े हुए थे भाई क्या लग रहा था भाई ब्रॉन्सन रीड, तो वो तो तगड़ा इंप्रेशन उन्होंने डाल दिया। एक स्मैकडाउन से कह सकते हैं बहुत तगड़ी जो स्टोरी लाइन है वो ब्लड लाइन से रिलेटेड प्रोग्रेस हो चुकी है। अब एट दी एंड सबसे जो बड़ा बम यहाँ पे फूट सकता है वो है रॉक की अपीयरेंस का, जो कि हमको पता आने वाले टाइम में वैसे भी इस वाले स्टोरी लाइन के अंदर होने वाला है। और क्या पता पॉल हेमन उनके कब्जे में ऑलरेडी आ गए हों। ये माइक टायसन और जेक पॉल की जो बॉक्सिंग फाइट है उसकी कितनी ज़्यादा हाइप थी आपको पता है, इतने टाइम से इसको कर रहे थे, ये हो चुकी है। मैंने इसको ज़्यादा देखा नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो जस्ट मैं देख ही रहा हूँ वापस सारी चीज़ें। तो हार गए हैं माइक टायसन यहाँ पे। और भाई यहाँ पे एक जो चीज़ के ऊपर जो WWE से रिलेटेड है, एक तो लोगन पॉल थे, लोगन पॉल ने बोला कि भाई माइक टायसन को तो मैं खत्म ही कर दूंगा जान से, ऐसा करके उन्होंने बोला फाइट के बाद। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स पर एक क्योंकि थी, तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ग्लिच था, लैग था, बफरिंग ही हो रही है हमेशा। तो अब लोग इसको लेके कंसर्न हैं कि भाई WWE भी तो लाइव स्पोर्ट ही है, जब वो आएगा तो क्या है ऐसी चीज़ें नेटफ्लिक्स संभाल भी पाएगा नहीं। अब नेटफ्लिक्स पर ही सवाल होगा। इवन इंटरनली पता नहीं सही बात है नहीं, WWE के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर इतने बड़े नंबर्स में हमको व्यूअरशिप मिल रही है जैसे ये जेक पॉल और माइक टायसन के फाइट को मिली है तो ठीक है भाई, ऐसी प्रॉब्लम तो अच्छी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। बट ये अभी थोड़ा सा चल गया था कि भाई नेटफ्लिक्स पर क्या सही से हो भी पाएगी रॉबर्ट, भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना सवाल उठा नहीं सकते। बट एक नाइट के लिए चलो हो जाता कभी ऊपर नीचे। लेकिन अब देखते हैं लोगन पॉल भी क्या बॉक्सिंग फाइट के लिए उतरेंगे माइक टायसन के साथ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है ये स्कोर कैपिटलाइज कर सकते हैं। कर्ट एंगल की ये एक प्रमोशनल वीडियो है, पता नहीं इनके NFL फुटबॉल पता नहीं जो भी उससे रिलेटेड है, और यहाँ पे अपने एक्चुअल में जो रिंग गियर है उसके अंदर आप कर्ट एंगल को देख सकते हो। और भाई सही में कर्ट एंगल की इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अपने आप को इतने बढ़िया तरीके से कर्ट एंगल ने मेंटेन किया हुआ है। ऐसा होता है वैसे हमारा भी देखना कि यार सुपरस्टार अब बूढ़ा हो चुका अब कैसा दिखता होगा, तो यहाँ पे जब वो इस प्रमोशनल मटेरियल को फिल्म करने आए तो भैया शेप तो तगड़ी लग रही है अभी भी कर्ट एंगल की। वैसे अब उनका WWE में आने का कोई प्लान नहीं है। इस बात के लिए भी वो रोते जरूर हैं कि यार बैरन कॉर्बिन से मेरा मैच किया, बैरन कॉर्बिन को ही तुम वैल्यू नहीं दे रहे क्योंकि वो तो निकाले जा चुके हैं, मैंने को बताया था रिसेंटली। क्या वैसे एक और मैच बनता है कर्ट एंगल का?
वो लोग बोल सकते हैं गोल्डबर्ग का बन रहा है तो कर्ट एंगल का ही बन सकता है वैसे तो। इस बात को चलो कोडी रोड्स ने बता ही दिया भाई कि जो बेल्ट वाली, भाई क्या हो रहा है, जो बेल्ट वाली टर्म है वो WWE के अंदर बैन थी पहले। वो बोलते हैं मतलब ऐसे इस इंटरव्यू में आगे खोल के बोलते हैं अच्छा अब तो हम बेल्ट कह सकते हैं ना, बट वहाँ पे जो पैट मैकेफे बोल रहे होते हैं अरे भाई इस बेल्ट को तुम जीतते हो, तुम इसको पाते हो, ऐसे ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें मिल जाती है। तो वो कहते हैं बेल्ट थोड़ा सा वैसा वर्ड है तो कहते हैं इसको चैंपियनशिप बोलो। लेकिन विंस के ऊपर अब शॉर्ट्स कितने मजे में ले लेते हैं भाई। आज से 3-4 साल पहले सोचो कोई बंदा ऐसे बोल देता ना, ऐसी रेल बनाते विंस मैकमैन, उसे निकालते, छोड़ो उसको जिंदगी के लिए ऐसा ट्रॉमा देते हो, बंदा प्रोफेशनल रेसलिंग से दूर ही दूर रहता, टीवी से ही दूर हो जाता भाई। ये विमेंस यूएस टाइटल के लिए WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया भाई कि जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है वहीं पर जाकर ये चीज अनाउंस होने वाली है। मतलब जो फाइनल मैच है, जो फर्स्ट एवर विमेंस यूएस चैंपियन है वो बनेगा। इसके पूरे ब्रैकेट वगैरह WWE ने निकाल दिए। कोई वैसे एक बंदी है जिसके चांसेस आपको सबसे ज्यादा लग रहे हैं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई नाम WWE को लेके आना चाहिए जो पहले वाला पुराना ना हो, जिसकी पहले से कोई इमेज हो। कुछ नया बंदा लॉन्च करने के लिए बेस्ट तरीका हो सकता है, क्योंकि विमेंस डिवीजन को मेन रोस्टर में जरूरत भी है। नेक्स्ट तो भाई फाड़ रहा है, लेकिन मेन रोस्टर में मामला भी ऐसा ही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उस हिसाब से। ब्लड लाइन रोजगार योजना की मैं आपसे बात करता ही रहता हूँ भाई। उसके अंदर जो एक और नया सदस्य है वो शामिल हो चुका है, किसी और को जो है रोजगार मिल चुका है और उनका नाम है लेंसे एनवाई। तो अब अगर मैं याद कर रहा हूँ सही से तो जो 3 नाम हो चुके हैं वो हैं लेंसे एनवाई के, जिला फाटो के और टल्ला टोंगा के। ये वो सारे नेम है जो कि इस ब्लड लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब देखो WWE ने सारा मामला सेट कर लिया, और ये भी देखना ब्लड लाइन में 5वें मेंबर की जरूरत थी, ये ब्लड लाइन के बंदों को नहीं लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब सोच लो अब WWE शायद कुछ तगड़ा ही प्लान कर रही है इस चीज से रिलेटेड। वैसे तो क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि ये ब्लड लाइन की वॉर में, ब्लड लाइन के पंगे में ये ब्रॉन्सन रीड बंदे क्यों आ रहे हैं, क्यों आउटसाइड लोगों को लेके आ जा रहा है। लेकिन WWE बचा के रखे तो शायद कुछ सोच ही रहे होंगे। ब्लड लाइन की स्टोरी में तो सही दिमाग लगा लेते हैं। अभी रश्ड हुई है लेकिन भाई ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए पूरा। केविन ओवंस भाई यार तुम क्या आदमी हो, एक तो तुम पहले रैंडी ऑर्टन को इतना बुरा बजाते हो, फिर वो चेतन ने शेयर भी किया था, वो मैंने भी देखा था कि जो केविन ओवंस है वो रैंडी ऑर्टन के साथ अपनी लैम्बोर्गिनी दिखा रहे हैं। और अगर आप उनकी ट्विटर की प्रोफाइल देखोगे ना भाई, इतनी मस्त कैजुअल फोटो पोस्ट की है। कोडी रोड्स थोड़े से कट गए हैं, वैसे रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस यहाँ पे हैं और ऐसा लग रहा है हाँ भैया हम तो मस्त यार दोस्त हैं। और रियल लाइफ में देखो तो इतनी मारामारी चल रही है इनके बीच में। अभी वैसे नेक्स्ट वीक के लिए स्मैकडाउन में फेस टू फेस कोडी रोड्स और केविन ओवंस का अनाउंस कर दिया इन्होंने। मेरे ख्याल से ये WWE के मोस्ट मेमोरेबल मूवमेंट में से बन सकता है अगर WWE इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दे अच्छे से। और रैंडी ऑर्टन का भी क्या यहाँ पे कोई रोल है, वो और भी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से याद रखेंगे। क्योंकि सच में ट्रिपल एच जो बोल रहे थे डर के रहो केविन ओवंस से, अब लिटरली फील करवा दिया है उन्होंने कि भाई ये बंदा पागल है, इससे दूर ही रहो थोड़ा। कोडी रोड्स अब वो वाली गलती शायद कर सकते हैं स्मैकडाउन में। तो बंदे को थोड़ा टाइटल खोने का डर नहीं तो अपनी जिंदगी का डर होना चाहिए। तो थोड़ा केविन ओवंस से फिर दूर ही रहो इस हिसाब से। चलो अब तो मैं आपको कंफर्म करके बता ही सकता हूँ कि ब्रॉन स्ट्रोमैन बस कुछ ही दिन दूर रह गए हैं, कुछ ही हफ्तों के शोज से दूर रह गए हैं आपसे। क्योंकि स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद उन्होंने एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर पार्टिसिपेट किया है, जहां पर वो रे मिस्टीरियो के साथ थे, ड्रैगन ली के साथ थे और अगेंस्ट में ये जो कार्लिटो और ये सब वाली जो टीम है उसके अंदर होते, मतलब 6 मैन टैग टीम मैच का पार्ट थे। इसका मतलब प्रिपरेशन हो चुकी है और शायद बहुत जल्दी वो वापस भी आने वाले हैं। मैं तो उसी स्ट्रेंथ, उसी फोर्स और उसी मोमेंटम के साथ उनको देखना चाहूंगा जैसे उन्होंने ब्रॉन्सन रीड के साथ फ्यूड को छोड़ा था। और अगर आपको आज की ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को आप लोग कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। कोई कंटेंट यहाँ पे आपके लिए आता रहता है डेली, कभी कभी ब्रेक भी हो जाता है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।